रिसेंटली इस आदमी को आईसीसी का चेयरमैन सिलेक्ट किया गया है, यानी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के हेड। वेल, मेरा यहाँ पर सवाल यह है कि क्या आपने कभी इसे क्रिकेट खेलते देखा है? तो सबका जवाब होगा नहीं। इसका नॉलेज की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि आज ये जिस पद पर है उसे वहाँ होना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी आज वो उस पद पर है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे अमित शाह के बेटे जय शाह है, और इसी चीज को कहते हैं नेपोटिज्म। इसी के इर्द गिर्द एक और वर्ड आता है, वो है अंडररेटेड। जहीर खान का 2011 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस काफी अंडररेटेड है और उनकी कंट्रीब्यूशन को अक्सर ओवरलुक किया जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में खेली गई MS धोनी और गौती के पारी की चर्चा हर कोई कर रहा है, वहाँ उनमें से 95% लोगों को जहीर खान के फाइनल में डाली गई उस सेंसेशनल स्पेल के बारे में पता ही नहीं है, जिसमें उन्होंने शुरू के 5 ओवर में 3 मेडन ओवर सहित 1 विकेट लिया था, जिसमें उनका इकोनॉमी 1.6 का था और श्रीलंकाई टॉप ऑर्डर का उसने कमर तोड़ के रख दिया था। फिर भी उन्हें उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है जितना कि धोनी और गौती को दिया जाता है, और इसी चीज को कहते हैं अंडररेटेड, जो कि आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, लेकिन जब बात श्रेयस अय्यर पे आता है तो इस सेंटेंस का उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि एक ऐसा IPL कप्तान जिसके अपने ही टीम ने उसे कभी इज्जत दिया ही नहीं, एक ऐसा कप्तान जिसने अपने कप्तानी से दिल्ली जैसे टीम को फाइनल में पहुंचाया, बावजूद उसके इंजरी के अगले ही साल उसे रिलीज कर दिया गया, एक ऐसा कप्तान जिसने KKR को पूरे 10 सालों बाद IPL ट्रॉफी जिताया, बावजूद उसके उसे क्रेडिट तो दिया ही नहीं, उल्टा उसे टीम से ही रिलीज कर दिया गया। वेल, हर कोई इसका रीजन हाई मनी डिमांड बताते हैं, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है, जिसकी चर्चा हम वीडियो में करेंगे। श्रेयस अय्यर एक ऐसा प्लेयर है जिसने इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए IPL को तो छोड़ा ही, दिन रात मेहनत करके इंजरी से रिकवर होकर पहली एशिया कप फिर वर्ल्ड कप में इंजेक्शन लेकर शानदार परफॉर्मेंस किया। बावजूद उसके एक रणजी मैच ना खेलने पर उसके सारे कंट्रीब्यूशन को भूलकर उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। जिस प्लेयर ने अपने टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी बनाया, इतना ही नहीं दूसरे इनिंग में हाफ सेंचुरी बनाया, उस प्लेयर के टेस्ट कैरियर को तो मानो खत्म ही कर दिया गया है। और सबसे बड़ा झूठ कि इस प्लेयर को 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में मैच फिक्सिंग के चलते उसे टीम से ही टर्मिनेट कर दिया गया। अब सवाल यहाँ बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, क्या श्रेयस अय्यर टेस्ट में वापसी कर पाएंगे? क्या सच में अय्यर एक अंडररेटेड प्लेयर या एक अंडररेटेड कप्तान है जो कि IPL में इतनी शानदार कप्तानी करने के बाद भी अंडररेटेड है? इन सारे सवालों पर से पर्दा उठाएंगे, बस वीडियो के आखिर तक बने रहे। श्रेयस अय्यर का क्रिकेटिंग जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। श्रेयस अय्यर ने 2015 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपना IPL डेब्यू किया। इस सीजन अय्यर ने 436 रन बनाकर सबको प्रभावित किया, और इस सीजन अय्यर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया। कहा जाता है कि किसी भी प्लेयर को उसके एक IPL सीजन के अच्छे परफॉर्मेंस सीधा उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कंपेयर करना एक कतई मूर्खता है, और ठीक इसके अगले ही सीजन अय्यर के लिए एक ब्रेक थ्रू सीजन साबित हुआ। इस सीजन वह 6 मैचों में सिर्फ 30 रन से बना पाते हैं। जिस प्लेयर को अगले ही साल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना जाता है, उससे इतनी खराब परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी। और अगले ही साल 2017 अय्यर के लिए एक और अपॉर्चुनिटी बन के उभरी, और इस सीजन अपने शानदार परफॉर्मेंस से सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सिर्फ 12 मैचों में 338 रन बनाकर अय्यर ने एक बार फिर से खुद को दुनिया के सामने प्रूव किया, और उनके इन्हीं IPL परफॉर्मेंस की वजह से उनका T20 डेब्यू भी होता है 1 नवंबर 2017 ड्यूरिंग अ होम T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बट उनके इस डेब्यू मैच में उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता है। अगले मैच में उन्हें मौका दिया गया तो वो 23 रन बनाकर आउट हो गए। And he made his ODI debut for India on 10th December 2017 against Sri Lanka in धर्मशाला स्टेडियम, and he made only 9 runs in his debut match। और इसके अगले ही मैच उन्होंने 88 रनों की ताबड़तोड़ पारी भी खेली थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि इसी मैच में रोहित शर्मा ने अपना तीसरा ODI डबल 100 भी जड़ा था। और इसके अगले ही मैच 65 रन बनाकर अय्यर का कैरियर काफी तेजी से ऊपर गया। उन्होंने साबित कर दिया कि वह एक परफेक्ट ODI प्लेयर है। अय्यर बिकम द कैप्टन ऑफ द दिल्ली डेयरडेविल्स ऑन अप्रैल 2018, रिप्लेसिंग गौतम गंभीर। He was the youngest captain in Delhi's history at the time and the 4th youngest captain in the IPL। अय्यर के कैप्टनसी में दिल्ली ने काफी अच्छे दिन देखे, और इस सीजन अय्यर ने अपने 14 मैचों में 411 रन बनाए थे, जिसमें उनका वो अनबीटन 93 रनों की पारी भला कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें 10 छक्के भी शामिल थे। और उनके इन्हीं एग्रेसिव पारी ने कोलकाता को पूरे 55 रनों से डिफीट किया था, जिसमें उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। और इस टाइम पे श्रेयस अय्यर को काफी ज्यादा फेम है, उनका ग्राफ काफी तेजी से ऊपर जा रहा था।
2019 में अय्यर ने एज अ कैप्टन अपने 16 मैचों में 463 रन बनाए थे और दिल्ली को फाइनल के लिए क्वालिफाई कराने के लिए एक अहम रोल अदा किया था। एट द एंड दिल्ली इस सीजन क्वालिफायर 2 में जो सीएसके से हारकर सीधा आईपीएल से ही बाहर हो जाती है। 2020 का आईपीएल सीजन में एक बार फिर अय्यर अपने आक्रामक बल्लेबाजी से 17 मैचों में 519 रन बना देते हैं और इतना ही नहीं, इस बार अय्यर की टीम क्वालिफायर 2 में हैदराबाद को डिफीट कर फाइनल में भी पहुंच जाती है और फाइनल में जाके मुंबई के उस सबसे स्ट्रॉन्ग टीम से हार जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई की जो 2020 की स्क्वाड थी उसे अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग टीम माना जाता है। लगातार इतने अच्छे परफॉर्म के बाद भी अय्यर को वो नाम जो उन्हें मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला था और फिर यही से शुरू होता है अय्यर के साथ वो भेदभाव जो आगे और भी होने वाला था। श्रेयस अय्यर आईपीएल 2021 का फर्स्ट हाफ मिस कर देते हैं अपने शोल्डर इंजरी की वजह से एंड ऋषभ पंत रिप्लेस्ड अय्यर एज अ कैप्टन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन। और जब वो अपने इंजरी से रिकवर होकर सेकंड हाफ में वापस आते हैं तो दिल्ली मैनेजमेंट उनके साथ धोखा कर देती है एंड द टीम मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद पंत एज अ कैप्टन। और इतना ही नहीं, 2022 सीजन में दिल्ली अय्यर को रिलीज ही कर देती है और इसलिए मैंने कहा कि श्रेयस अय्यर ना ही एक अंडररेटेड प्लेयर है बल्कि एक अंडररेटेड कैप्टन भी है। मतलब कि जिस प्लेयर ने लगातार 4 सीजन से अच्छा परफॉर्म करता आया और दिल्ली जैसे टीम को नई ऊंचाइयों तक ले गया, टीम मैनेजमेंट ने उनके साथ धोखा कर दिया और उनके खराब टाइम पर उनका साथ ही छोड़ दिया। 2022 का आईपीएल के ऑक्शन में केकेआर ने अय्यर को 12.25 करोड़ में खरीदा था एज अ कैप्टन और इस सीजन अय्यर ने 401 रनों के साथ कोलकाता के लिए टॉप स्कोरर रहे थे। फिर अगले ही साल अय्यर चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो जाते हैं और आईपीएल ना खेलने का फैसला लेते हैं और इस साल आईपीएल की कप्तानी नीतीश राणा को थमा दी जाती है और इसी साल रिंकू के वो हिस्टोरिकल 5 सिक्सेस का मूवमेंट भी देखने को मिलता है। अय्यर के ना होने के कारण टीम को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। बॉलिंग की अगर बात करूं तो बॉलिंग एकदम एवरेज रहती है और पॉइंट टेबल के नंबर 7 के पैदान पर से ही केकेआर एलिमिनेट हो जाती है। खैर यहाँ से शुरू होता है अय्यर का वो बैड फेज। अय्यर ने अपनी इंजरी के चलते आईपीएल इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे। अय्यर ना सिर्फ इंजरी से रिकवर होते हैं बल्कि दिन रात मेहनत करके वापसी करते हैं और पहले तो एशिया कप फिर वर्ल्ड कप खेलते हैं और ना ही सिर्फ वर्ल्ड कप खेलते हैं बल्कि इंडियन थर्ड टॉप स्कोरर भी रहते हैं। लेकिन रोहित और विराट के उस आक्रामक शैली के पीछे अय्यर के शानदार परफॉर्मेंस को छुपा दिया जाता है। इतना ही नहीं, जहां सेमीफाइनल में उनके 70 गेंदों में 105 रनों की उस पारी को विराट के उस 50वें ओडीआई सेंचुरी की वजह से दबा दिया जाता है। अय्यर के इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी जहां बाकी प्लेयर्स को उनके परफॉर्मेंस का फुल क्रेडिट दिया जा रहा था, वहां अय्यर को उनके परफॉर्मेंस का 10% भी क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता कि इसको दिया जाएगा और कोई इनके बारे में चर्चा भी नहीं कर रहा है। और यही कारण है कि अय्यर को 2023 के सबसे अंडररेटेड प्लेयर की लिस्ट में भी टॉप में रखा गया है। और फिर वर्ल्ड कप के बाद अय्यर ने बिना कोई ब्रेक लिए पहले तो साउथ अफ्रीका फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म किया और बिना किसी ब्रेक के रणजी मैच भी खेला। लेकिन जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चलते सीरीज में अनफिट होकर ब्रेक लिया और एक रणजी मैच मिस कर दिया तो उन्हें सीधा कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर दिया गया। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा लग रहा था मानो अय्यर का कैरियर खत्म होने के कगार पर खड़ा था। फिर कुछ ही दिनों में आईपीएल शुरू होने वाला था और अय्यर के लिए मानो एक अपॉर्चुनिटी हो नेशनल टीम में कमबैक करने का। और इसी साल केकेआर ने गौतम गंभीर को एज अ मेंटोर अपने टीम में शामिल किया। केकेआर लगातार सारे टीमों को एक तरफा डोमिनेट कर रहा था। पहले एसआरएच, फिर आरसीबी, फिर डीसी और फिर एलएसजी जैसे टीम को हरा केकेआर टेबल के पॉइंट नंबर 1 पर थी। और इतना ही नहीं, इस सीजन जिसे एसआरएच टीम को इतनी खतरनाक टीम मानी जा रही थी उसे क्वालिफायर 1 में हरा कर केकेआर फाइनल में पहुंच जाती है। जो टीम पिछली बार अय्यर के ना होने के कारण पॉइंट टेबल के बॉटम पे थी, वही टीम अब अपनी कप्तान को पाते ही अब टॉप पर था। जहाँ इस सीजन हैदराबाद लगातार सारे टीमों को एक तरफा डोमिनेट कर रहा था और इस सीजन के सबसे खतरनाक टीम माना जा रहा था। फाइनली मुझे केकेआर ने 113 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया और 8 विकेटों से ही फाइनल जीतकर अय्यर ने पूरे 10 सालों बाद केकेआर को ट्रॉफी दिलाया। दुख की बात तो यह है कि जहां बाकी टीमों के फाइनल पहुंचने जैसे मुंबई, चेन्नई के फाइनल जीतने पर सारा क्रेडिट कप्तान को दिया जाता है, तो वही यहाँ अय्यर के साथ उल्टा हो गया। लगातार अपनी अच्छी कप्तानी और हैदराबाद जैसे टीम को इस सीजन 3 में से 3 मैच हराने तो वही आईपीएल फाइनल जिताने के बाद भी उसे उतना क्रेडिट नहीं दिया गया जितना कि एक मेंटर यानी कि गौती को दिया गया। और आईपीएल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब ट्रॉफी जीतने के बाद भी उतना क्रेडिट कप्तान को नहीं दिया गया जितना कि एक मेंटर को दिया गया। इवन उस टाइम पे तो ये तक कहा जा रहा था कि गौती ने केकेआर को तीसरा ट्रॉफी दिलाया। और यही कारण है कि जब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि अय्यर ना ही एक अंडररेटेड प्लेयर है बल्कि एक अंडररेटेड कैप्टन भी है। इवन जहां 2025 आईपीएल के रिटेंशन लिस्ट जारी करना था, वहां केकेआर ने जहां रिंकू, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आंद्रे रसल शाहिद, रमनदीप सिंह को भी एज अ कोर प्लेयर अपने टीम में रिटेन किया, वहां कप्तान अय्यर का नाम नहीं था। मैंने इस बारे में बहुत रिसर्च किया लेकिन इसका कुछ खास रीजन नहीं मिला और ज्यादातर जगह उनके हाई मनी डिमांड की ही बात की गई। अब आप कहोगे कि अय्यर को उसके डिमांड के हिसाब से केकेआर रिटेन नहीं कर पाती, लेकिन मैं ये कहूंगा कि असल में अय्यर केकेआर आना ही नहीं चाहते थे क्योंकि केकेआर में
जो उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए थी वो कभी उन्हें मिली ही नहीं। इसलिए शायद अय्यर ने केकेआर के लिए हाई मनी डिमांड का मांग रखा। लेकिन क्या रीजन रहा होगा अय्यर के उस केकेआर टीम को छोड़ने का, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसी तरह डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो पसंद है तो मिलते हैं अगले वीडियो में।